हाय गाइस, फीमेल क्रिकेट के मैच प्रीव्यूज और फैंटेसी 11 प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज हम इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका वन ऑफ टेस्ट को डिस्कस करेंगे। इसी डिस्कशन में हमारे साथ जूली और अंकित हैं। इनके साथ हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो इस समय साउथ अफ्रीका इंडिया का टूर कर रहे हैं। ये टूर 16 को स्टार्ट हुआ था एंड 9 को ये कंक्लूड होगा, जिसमें 3 ओडीआई मैचेस, एक वन ऑफ टेस्ट और 3 T20I मैचेस को शेड्यूल किया गया था, जिसमें इंडिया ने बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर एक डोमिनेंट परफॉर्मेंस दिया ओडीआई सीरीज में एंड 3-0 से उन्होंने इसको व्हाइट वॉश किया। उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन दिया उस पूरे सीरीज में, जो कि बैंगलोर में होने वाला था। अब बैंगलोर से वो चेन्नई आ गए हैं फॉर द वन ऑफ टेस्ट एंड T20I जो कि बाद में होंगे। तो एमए चिदम्बरम स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा 28 तारीख को, और 1 तारीख तक ये 4 दिन का टेस्ट मैच शेड्यूल किया गया है। तो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने लास्ट टेस्ट मैच जो था वो इंडिया के ही होम सॉइल पे खेला था जब साउथ अफ्रीका आए थे। 2014 में ये मैच हुआ था, जिसमें इंडिया ने एक इनिंग्स और 34 रन से इस मैच को अपने नाम दर्ज किया था। ये लास्ट विक्ट्री अगर इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के टेस्ट की थी तो ये मैच की थी, जिसमें इंडिया में उन्होंने, अगर बात करूं कि कैसा उन्होंने परफॉर्म किया था, तो उन्होंने 400 रन का एक टोटल बनाया था 6 विकेट के नुकसान पे, फिर उन्होंने डिक्लेयर किया था एंड साउथ अफ्रीका ने पहली 234 रन बना के वो ऑल आउट हुए। फिर उनको फॉलो ऑन दिया इंडिया ने एंड 132 में वो आउट हो गए। लेकिन अगर 2014 और आज के में अगर हम कंपेयर करें कि स्क्वाड कैसी थी, तो उसमें राजेश्वरी गायकवाड़, हरमनप्रीत एंड स्मृति मंदाना ही सेम आपको मिलेंगे जो आज इस टेस्ट की स्क्वाड में है। एंड साउथ अफ्रीका में अगर बात करें तो मारिजान कैप थे जो कि आज इसमें है। तो अब थोड़ा इनकी स्क्वाड के बारे में मैंने मेंशन किया है, सो लेट्स हैव अ लुक एट दी स्क्वाड कि कैसा इनका स्क्वाड है फॉर द टेस्ट मैच। सो अगर स्क्वाड एनालिसिस पे हम ध्यान दें कि दोनों का क्या कॉन्फ़िगरेशन है, चेंजेस है जैसे इंडिया के स्क्वाड में थोड़े बहुत, तो उस बारे में जूली आप इंडिया की स्क्वाड के बारे में क्या कहना चाहते हैं। साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपना प्लेइंग 11 भी बताएं कि आपके हिसाब से क्या बेस्ट फिट बैठती है फॉर दिस वन ऑफ टेस्ट। अगर ओडीआई से हम कंपेयर करें तो कुछ चेंजेस है उस स्क्वाड के अंदर। अगर हम दोबारा उस स्क्वाड को देखें तो मेघना सिंह, हम एक जो नीचे से अगर फोर्थ देखें तो मेघना सिंह का नाम ऐड हुआ है। राइट आर्म मीडियम पेस बॉलर है। ओडीआई स्क्वाड में वो शामिल नहीं थी, पर टेस्ट स्पेशलिस्ट करके वो जानी जाती है मेघना सिंह, तो शायद उनको मौका मिल सकता है, पर देखना होगा। उनके अलावा राजेश्वरी गायकवाड़, जिसकी आपने जिक्र की प्रशस्ति, वो भी स्क्वाड के अंदर शामिल है। और उनके अलावा स्नेह राणा, शुभा सतीश, तो ये कुछ चेंजेस है जो हमें दिखाई दे रहे हैं कंपेयर टू द ओडीआई टीम। तो अगर प्लेइंग 11, अगर प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या हो सकता है अगर हम देखें इंडियन टीम का, तो मेरे ख्याल से ओपनिंग कॉम्बिनेशन हमारा स्मृति मंदाना, शेफाली वर्मा, सेम एज ओडीआईज वही होगा। नंबर 3 पे शुभा सतीश, शायद उनको देखने में मजा आएगा, क्योंकि लास्ट टाइम वो फीचर हुई थी इंडिया इंग्लैंड जो टेस्ट मैच हुआ था, तभी उन्होंने मेरे ख्याल से एक अच्छी हाफ सेंचुरी भी लगाई थी। काफी कॉन्फिडेंट बल्लेबाज लगी थी। लेफ्ट हैंडेड टॉप ऑर्डर बैटर है, कर्नाटका से आती है, बट उसके बाद उनको इंजरी हुई, उसके कारण वो ऑस्ट्रेलिया टेस्ट का हिस्सा नहीं थी, बट दोबारा अभी वो फिट होकर आई है, तो शुभा सतीश शायद नंबर 3 पे आ सकती है। उनके बाद नंबर 4 पे कप्तान हरमनप्रीत कौर, उसके बाद नंबर 5 पे जेमिमा रॉड्रिग्स शायद हो सकती है। नंबर 6 पे ऋचा घोष जो विकेट कीपर बल्लेबाज है। उनके बाद नंबर 7 पे पूजा वस्त्रकर, नंबर 8 पे दीप्ति शर्मा, ये शायद इंटरचेंज हो सकता है 7 और 8। और उनके बाद 9, 10, 11 गेंदबाज होंगे हमारे। राजेश्वरी गायकवाड़ एक जगह जरूर लेंगी। उनके बाद रेणुका सिंह ठाकुर, आई थिंक उनको भी मौका मिलना चाहिए टेस्ट टीम के अंदर, क्योंकि पिछले 2 मैचेस जो हुए थे इंडिया ने जो खेला था ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ, माफ कीजिएगा, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तभी रेणुका सिंह ठाकुर जरूर हिस्सा थी इंडियन टीम का। और शायद आखिरी पोजीशन जो है वो शायद मेघना सिंह को मिल सकता है वहां पे। जी अंकित, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप थोड़ा साउथ अफ्रीकन साइड के बारे में बताइए कि अभी 3-0 से हारे हैं, तो एक सेटबैक उनको मे भी लगा है कि ओडीआईज में परफॉर्मेंस उनका श्रीलंका के खिलाफ भी फर्स्ट मैच जीते थे, बट उसके बाद वो 184 लॉरा ने बनाई भी, बट वो चीज वेन में शायद चले गया एंड वो मैच हार गए, बट लास्ट वाला फिर हुआ नहीं, तो 1-1 से वो टाई हुआ। बट उस चीज का एक ओडीआईज ही अभी तक उन्होंने खेला जो रिसेंट में परफॉर्मेंस है, एंड उस चीज को अब टेस्ट में आना, एंड टेस्ट की स्क्वाड भी आई फील उनकी सेम है,
तो उस टेस्ट स्क्वाड के बारे में आप प्लेइंग 11 में क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि ओडीआईज में था उसको हम टेस्ट में कितना चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं? Firstly, hi Prashasti and Julie, and coming back to your question, Prashasti, कि आई थिंक सेटअप तो ओवरऑल बहुत सिमिलर होगा बिकॉज स्क्वाड का जो अगर मैं आउटलुक देखूँ तो लगभग सिमिलर है. आई थिंक प्रीटी मच आई थिंक गौरा ओपनिंग करेगी ब्रिट्स के साथ, अनलेस की वो लोग टक्कर के साथ जाना चाहे बिकॉज वो एक विकल्प उन्होंने श्रीलंका सीरीज में उपयोग किया था. लेकिन ब्रिट्स आई थिंक 3 पे आई थिंक बॉश आ जाएंगी अगर लौरा और ब्रिट्स ओपनिंग करी है. और 4 पे या फिर 5 पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हालांकि मैं चाहता हूँ कि मैरिसन कप आई थिंक 4 पे आ सकती है बिकॉज आसान नहीं होगा. और अगर आप वन ऑफ द मेन बैटर्स है अपनी टीम के तो यू वांट टू बैट, थोड़ा ऊपर बैटिंग करना प्रेफर करना चाहिए उनको मेरे हिसाब से. मेरे हिसाब से 5 पे सुनील लूस आई थिंक साउथ अफ्रीका की जो पहले कैप्टन थी आई थिंक उम्मीद करेगी कि साउथ अफ्रीका की इस सीरीज में आई थिंक उनका बल्ला चले बिकॉज अभी तक वनडे सीरीज में बहुत शांत था लेकिन इस सीरीज में आई थिंक एक वापसी करने का मौका है. तो मेरे हिसाब से उनकी जगह नंबर 5 पे बनती है. नंबर 6 पे आई थिंक डी क्लर्क, आई थिंक वो जो उनकी पेस बॉलिंग ऑलराउंडर है आई थिंक दे कैन गो विथ हर. आई थिंक इन कंडीशंस में इट विल बी इंटरेस्टिंग कि कैसे वो स्विंग या फिर रिवर्स स्विंग का उपयोग करती है. तो बट आई थिंक उनका एक बहुत क्रूशियल रोल रहेगा इन द बैटिंग डिपार्टमेंट बिकॉज आई थिंक दैट विल बी वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस फॉर साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी कैसे करती है इन कंडीशंस में. साथ पे आई थिंक उनके विकेट कीपर पैटर्न में आई थिंक इट विल बी अ वेरी बिग चॉइस फॉर देम टू मेक. आई थिंक दे कैन गो विद अ राइडर ऑब्वियसली क्योंकि एक ही टेस्ट मैच है तो आई थिंक मेरे हिसाब से दे डी राइडर कैन बी देयर चॉइस. 8 पे आई थिंक एक और चीज है कि आई थिंक शानग्रे से आई थिंक उनकी जगह बनती है बिकॉज स्पिनर्स के साथ साउथ अफ्रीका जाना चाहेगी. और एज अ सेट की लगभग उनका सिमिलर रहेगा सेटअप, maybe 1 or 2 other changes. लेकिन apart from that, I think Malaba class, I think one more option because एक्स्ट्रा स्पिनर के साथ इन कंडीशंस में जाना चाहेंगे बिकॉज स्लो रहेंगी खास करके चेन्नई का पिच. आई थिंक आई एम प्रीटी मच एक्सपेक्टिंग कि डे 1 से ही आई थिंक इट विल बी स्टार्ट स्पिनिंग. एंड उसके अलावा आई थिंक ऑब्वियसली क्लास उनकी जगह है और खाका आई थिंक यही लगभग प्लेइंग 11 होगा. मे बी दे माइट थिंक ऑफ गोइंग विद एक्स्ट्रा स्पिनर बट शायद क्वालिटी में फिर कॉम्प्रोमाइज हो सकता है बिकॉज उसके अलावा मुझे स्पिनर्स में उतने सारे ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं अपार्ट फ्रॉम द नेम्स दैट आई टुक इन प्लेइंग 11. Yeah, so this was our playing 11 by our guest. Prediction था ये कि क्या बेटर हो सकता है. बट अगर हम रिसेंट इनका टेस्ट परफॉर्मेंस की बात करें कि इंडिया ने अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और इंग्लैंड के खिलाफ दोनों के खिलाफ खेला था. तो ऑस्ट्रेलिया का एकदम रिसेंट था जिसमें 8 विकेट से उन्होंने विक्ट्री अपने नाम दर्ज करी थी. स्नेह राणा ने बेहतरीन प्रदर्शन दिया था. 7 विकेट उन्होंने अपने नाम दर्ज किए थे उस वन ऑफ टेस्ट में. और उससे पहले जो इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने खेला था उसमें इंडिया 347 रन से जीती थी. उन्होंने बहुत ही एक अच्छा प्रदर्शन दिया. लाइक थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करके काफी रन्स बनाए थे इंडियन साइड ने. एंड दीप्ति शर्मा उस समय प्लेयर ऑफ द मैच उनको मिला था. 67 उन्होंने पहले इनिंग्स में बनाए. साथ ही साथ उन्होंने 5 विकेट लिए सिर्फ 7 रन देकर. उसके बाद 20 रन बनाए एंड 4 विकेट और उन्होंने अपने नाम दर्ज किए. तो एक बहुत ही ब्रिलियंट परफॉर्मेंस था फ्रॉम द इंडियन साइड अगर उनका टेस्ट का परफॉर्मेंस देखे रिसेंट का. बट अगर साउथ अफ्रीका की मैं बात करूं तो उनको टेस्ट में थोड़ा इश्यूज हुआ. थोड़ा वो उस समय डिफिकल्टी उन्हें फेस करनी पड़ी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो एक इनिंग्स और 284 रन से हारे थे. वही वो मैच था जिसमें एनेबल सदरलैंड ने 200 बना के वो उन्होंने ये फास्टेस्ट 200 रन इन अ टेस्ट मैच का ये रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया था. पर उसमें वो हारे थे. तो वो चीज एक सेटबैक होगा जो टेस्ट में साउथ अफ्रीका लेके आ रहे हैं. एंड उनका रिसेंट रिकॉर्ड अगर जो हम नीचे देख सकते हैं उसमें जो एल का साइन है वो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया वाला ही था. सो अभी आई फील उनका थोड़ा टेस्ट में रिकॉर्ड्स इज नॉट दैट ग्रेट. एंड 2 मैच बस उन्होंने इंडिया के खिलाफ खेले हैं जिसमें इंडिया ने दोनों बार अपने नाम वो विक्ट्री दर्ज करी है. सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग मैच क्योंकि ये टीम्स टेस्ट लाइक थोड़ा कम इनके बीच में हमें वो बैटल देखने को मिलता है. बट जब भी देखने को मिलता है तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट की 4 दिन का वो कॉन्टेस्ट होता है. तो वो चीज वो कैसे इनिंग्स बाय इनिंग्स चेंज करते हैं. तो जूली इस हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में आप क्या कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका का भी विनिंग हमने देखा कि उतना अच्छा नहीं चल रहा है. फेज ओडीआईज में भी वो हार के आए. श्रीलंका के खिलाफ भी वो हारे थे. तो वो फॉर्मेट डिफरेंट है बट एक सेटबैक आपको फील होता है, माइंड में जाता है कि लाइक आई एम लूजिंग, लाइक मेरी टीम अभी हार रही है. बट
वो एक तरीके से कभी कभी कॉन्फिडेंस बूस्टर भी होता है आपके लिए कि अभी हम हारे हैं बट हम उस चीज को चेंज कर सकते हैं। आपके पास मौका है, 2 इनिंग्स है आपके हाथ में, आप उस चीज को चेंज करके टेबल्स पलट सकते हैं। एंड एक और मेरा एक न्यू क्वेश्चन है, एक थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर टॉस जीतते हैं तो आपके हिसाब से चेन्नई ने पहले बैटिंग चूज करनी चाहिए कि पहले बॉलिंग? क्योंकि वो पिच डिफरेंट है और बैंगलोर के कंडीशंस अलग थे, यहाँ के कंडीशंस अलग होंगे, तो उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि साउथ अफ्रीका उस चीज को अपने साइड कैसे कर सकता है? बिल्कुल, काफ़ी अच्छे सवाल पूछे प्रशस्ति यहाँ पे आपने। और अगर हम टॉस की अगर बात करें, क्योंकि जैसे कि आपने कहा ये चेन्नई में खेला जाएगा, ये टेस्ट मैच ओडीआई सीरीज जो हुआ तो वो बेंगलुरु के अंदर हुआ था, तो एक चेंज ऑफ वेन्यू, तो शायद अगर हम साउथ अफ्रीकन खेमे में है तो शायद एक चेंज ऑफ वेन्यू कैन ब्रिंग इन चेंज ऑफ लक। ऐसे सोच के साथ शायद ये टेस्ट मैच में उतरना चाहिए लॉरा वुल्फार्ट और उनके टीम को। और अगर टॉस जीतती है लॉरा वुल्फार्ट उस टेस्ट मैच के अंदर, और अगर क्लाउडी कंडीशंस ऑब्वियसली अगर रहेंगे, तो मेरे ख्याल से कोई झिझक नहीं होगी उनको कि पहले गेंदबाजी चूज करें, अच्छे गेंदबाज है उनके पास। तो आई थिंक वो एक माइंडसेट होना चाहिए। बट अगर क्लाउडी कंडीशंस है नहीं तो केवल पिच को देखकर डिसाइड होना चाहिए। और यूजुअली या हिस्टोरिकली हम देख के आए हैं, मेंस क्रिकेट हो या वुमेन्स क्रिकेट हो, कि चेन्नई का जो विकेट होता है वो अक्सर स्पिनर्स को काफी मदद देता है। तो शुरुआत में शायद बल्लेबाजी के लिए काफी फिजिबल होंगे कंडीशंस, बट जैसे डे 2 या डे 3 में हम पहुंचेंगे शायद स्पिनर्स का रोल काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो आई थिंक लॉरा वुल्फार्ट को ऊपर और नीचे दोनों तरफ देखना होगा कि कैसे टॉस जीतने के बाद जैसे भी कंडीशंस हो उनको वैसे चूज करना होगा। और अगर कमिंग बैक टू द हेड टू हेड स्टैट्स, अगर हमने जो स्क्रीन पे देखे तो 2-0 तो ऑब्वियसली काफी पहले हुए थे दोनों टेस्ट मैचेस। जैसे कि आपने डिस्कशन की शुरुआत में बात करी थी, 2002 में एक टेस्ट मैच खेला गया था, उसके बाद 2014, तो तकरीबन 10 साल के बाद अभी ये दोनों टीमें आमने सामने आने वाली है लॉन्गेस्ट फॉर्मेट ऑफ द गेम के अंदर। तो मेरे ख्याल से हिस्ट्री के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। और आपने जैसे कि मेंशन करा था, हार्डली 3-4 प्लेयर्स ऐसे हैं जो दोबारा ये 2024 का टेस्ट का हिस्सा होंगे, तो काफी नए आउटफिट्स है दोनों टीमों में, तो एक अच्छा कंपटीशन हमें देखने मिलेगा। बट अगर हम ओवरऑल देखें साउथ अफ्रीकन टीम को फ्रॉम द टेस्ट परस्पेक्टिव, अगर हम उनके आंकड़े भी देखें तो केवल 14 टेस्ट मैचेस ही खेले हैं, तो ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं इस साउथ अफ्रीकन टीम के पास कंपेयर टू इंडिया जिन्होंने 41 टेस्ट मैचेस खेले हैं। और अगर अब मैं इंडिया की केवल बात करूँ तो जो आखिरी 8 टेस्ट मैचेस हुए थे जो इंडिया ने खेले, तो उसमें से एक भी टेस्ट मैच ऐसा नहीं है कि इंडिया ने हारा है। 5 जीते हैं, 3 ड्रॉ हुए हैं, तो काफी कॉन्फिडेंट फील करेंगी हरमनप्रीत कौर और पूरी इंडियन टीम। आई थिंक ये टेस्ट फॉर्मेट जो है, आई थिंक इट इज लाइक टेकिंग फिश टू द वाटर। जैसे इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम ने टेस्ट को लिया है, क्वाइट सिमिलर है, काफी कंफर्टेबल महसूस करती है ये टीम। तो डेफिनेटली चैलेंज बहुत बड़ा होगा साउथ अफ्रीका के सामने, और खासकर एक व्हाइट वॉश जो ओडीआई सीरीज में मिला है उसके बाद अभी ये टेस्ट होगा। तो मेरे ख्याल से एक्चुअली ये टेस्ट होने वाला है साउथ अफ्रीकन टीम के लिए। या अंकित, मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ कि आप भी, जूली ने इतना हमें इस बारे में बताया कि कैसे मैचेस थे एंड क्या एक्सपीरियंस था, आप साउथ अफ्रीकन साइड एक्सपीरियंस के बारे में क्या कहना चाहते हैं कि अभी उनका कैसा प्रदर्शन हो सकता है इस टेस्ट मैच में? सी आई थिंक मैं एग्री करता हूँ कि जूली के जो पॉइंट्स है, बिकॉज थोड़ी इन एक्सपीरियंस स्क्वाड। आई थिंक जो ऑब्वियसली दे आर ऑब्वियसली अ टीम जो बहुत सारी रिसेंटली दे आर ट्राइंग टू इम्प्रूव, बट ये अभी तक ये जो सीरीज रही है या फिर ये जो टूर रहा है, तीनों वनडे मैचेस हारे मात मिली गई थी। लेकिन देयर वर ओकेजन जहाँ पे लगा कि साउथ अफ्रीका जीत सकता था, बट अगेन इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। एंड आई थिंक ये वक्त है कि इट विल बी इंटरेस्टिंग, बिकॉज जो मैंने प्लेइंग 11 भी बोला था, यू नो देयर वाज वन मोर थिंग जो मुझे अभी ऐड करनी है। आई फील कि इट विल बी इंटरेस्टिंग अगर काप गेंदबाजी करते हैं तो दैट माइट गिव लोरा द लिबर्टी कि शायद आप अतिरिक्त पैटर्न खिला पाओगे। बट गिवन द फैक्ट अगर काप गेंदबाजी नहीं करती तो आई थिंक ऑप्शंस लिमिटेड हो जाते हैं। एंड आई थिंक काप का आई होप कि वो गेंदबाजी करे, बिकॉज उसके चलते हो सकता है कि साउथ अफ्रीका कैन प्ले दैट एक्स्ट्रा बैटर। बिकॉज आई थिंक साउथ अफ्रीका को अगर ये टेस्ट जीतना है तो सबसे लाइक ऑब्वियसली द ऑब्वियस थिंग इज कि आपको 20 विकेट्स लेने पड़ेंगे। एंड व्हेन यू लुक एट इंडियन बैटिंग लाइनअप, आई डोंट फील कि इतना आसान होने वाला है, बिकॉज 8-9 तक पूजा वस्त्रकर, दीप्ति शर्मा, आई थिंक यहाँ तक बैटिंग है। तो एंड टॉप ऑर्डर ऑब्वियसली अभी इंडिया का अगर हम करंट टॉप ऑर्डर का फॉर्म देखें तो काफी अच्छा है, तो आसान नहीं होगा। तो there should be that one thing out of batting or bowling भी साउथ अफ्रीका को they will have to go with a stronger side, कि तो आप बॉलिंग के साथ स्ट्रॉन्ग जाओ या फिर बैटिंग के साथ। आई थिंक अगर करंट सेटअप देखे उनके स्क्वाड का, जहाँ पे काप गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं, स्पिनर्स पे उतना दमकम नजर नहीं आ रहा है, आई थिंक थोड़ा वीकलिंग हो जाता है। आई थिंक
अगर काप ने गेंदबाजी करी, बिकॉज द फैक्ट इज कि बॉश भी शायद थोड़ी गेंदबाजी कर सकती है, तो आपके पास विकल्प हो जाएंगे जिसके चलते एक्स्ट्रा बैटर के साथ दे कैन गो, एंड आई थिंक इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम। बट अगेन इट ऑल कम्स डाउन विद व्हाट आई सेड कि क्या काप गेंदबाजी करेंगी, जो अभी तक प्रश्न चिन्ह था। आई थिंक वनडे सीरीज में गेंदबाजी करी भी नहीं, लेकिन शी वाज इंपैक्टफुल विद द बैट। बट आई थिंक उनको गेंदबाजी की जरूरत है, एंड आई थिंक पेसर्स की भी इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि जितना भी आई थिंक द लाइक्स ऑफ क्लास की नई गेंद के साथ आपको आई थिंक यू विल हैव टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, एंड ऑब्वियसली अगर रिवर्स स्विंग की थोड़ी मदद मिल रही है तो आई थिंक दैट इज आल्सो वन थिंग। बट आई थिंक इंडिया विल डेफिनेटली वॉक एज फेवरेट्स, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये मैच आई थिंक साउथ अफ्रीका अगर डे 4 तक खींचते और इवन इफ दे कैन गेट आउटकम लाइक ड्रॉ, आई थिंक दैट कैन बी वन गुड थिंग। दे कैन वॉक बैक एंड थिंक कि दे हैव रियली डन समथिंग आउट ऑफ दिस टेस्ट मैच। या एंड काप का हमने देखा है कि एक्सपीरियंस लेके आते हैं वो साथ में, इतना जो पुराना एक्सपीरियंस है, एंड वो ओनली प्लेयर है जिन्होंने पिछली बार इंडिया के खिलाफ वो खेला था। एंड एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट था कि अगर राजेश्वरी गायकवाड़ को मौका मिलता है तो उन्होंने ही उनका दोनों इनिंग्स में विकेट लिया था, तो उस टाइम पे में भी वो यंग भी थे। वो भी एक फैक्टर है कि आप इतना 10 साल का और एक्सपीरियंस आपके साथ जुड़ गया है तो आप उसके साथ खेल रहे हो। सो लेट्स सी कि कैसा टर्न होता है टेबल्स एंड कौन जीतता है ये आने वाला टेस्ट मैच। तो अभी हमने प्लेयर्स के बारे में आपने भी थोड़ा ब्रीफ दिया, अब हम थोड़ा डीप डिस्कशन करते हैं उन प्लेयर्स के बारे में कि जो इस पूरे टेस्ट में जो हम वन ऑफ टेस्ट देखने वाले हैं उसमें वो प्लेयर कैसा परफॉर्म कर सकते हैं। सो फर्स्ट चॉइस वुड बी हरमनप्रीत कौर। हमने देखा ओडीआई सीरीज में उन्होंने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया, एक शतक भी आया था उनके बल्ले से, उसके बाद उन्होंने विनिंग जो रन्स एंड में बने हैं थर्ड ओडीआई के वो भी उन्होंने बनाया। तो एक रीसेंट फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है, मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं। सो इनके बारे में टेस्ट में अगर हम बात करें तो जूली लेट्स स्टार्ट विद यू, आपसे बात करते हैं कि टेस्ट पे आप हरमनप्रीत कौर की अहमियत को, उनकी बैटिंग को, क्योंकि मिडिल ऑर्डर को वो जो एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, उस पर आपका क्या कहना है? हरमनप्रीत कौर बतौर टेस्ट बल्लेबाज अगर हम देखें तो 5 मैचेस ही खेले और ऑब्वियस रीजन से इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम ज्यादा टेस्ट मैचेस खेले नहीं है रिसेंट पास्ट के अंदर, तो 5 टेस्ट मैचेस एवरेज थोड़ा निराशाजनक हम देखेंगे। तकरीबन 19 का उनका एवरेज। स्ट्राइक रेट देखने की ज्यादा जरूरत नहीं क्योंकि टेस्ट फॉर्मेट है, आपके पास बहुत समय होता है तो आप कितनी भी गेंदे ले सकते हैं आपके स्कोर के लिए। बट जो हाईएस्ट स्कोर वहां पे हमें दिख रहा है 49, वो मेरे ख्याल से इंग्लैंड के खिलाफ ही आया था पिछले साल जो दिसंबर 2023 में जो टेस्ट मैच हुआ था, और वो जो अनफॉर्चुनेट रनआउट उनका हुआ था, तो शायद वहां पे वो रनआउट नहीं होता तो ऑब्वियसली एक हाफ सेंचुरी हम जरूर देखते हैं या शायद सेंचुरी भी देखते हैं हरमनप्रीत कौर के बल्ले से। बट फिलहाल के लिए उनका हाईएस्ट स्कोर 49 का ही रहा है, तो थिंक वो भी काफी कंसर्न है इंडियन टीम के लिए। बट आई थिंक जिस फॉर्म के साथ वो उतरेंगी ये टेस्ट मैच खेलने के लिए, आई थिंक काफी कॉन्फिडेंट फील करेंगी। पिछले मैच में भी जैसे कि आपने कहा विनिंग रन आए थे उनके बल्ले से, और उसके पहले सेकंड ओडीआई में एक बेहतरीन शतक भी लगाया था। तो हरमनप्रीत कौर के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो मिडिल ऑर्डर को अच्छे से संभालने की। आई थिंक वो एक ग्लू की तरह होगी, एंड आई थिंक शी विल स्टिक द बैटिंग ऑर्डर ऑफ इंडिया टुगेदर, क्योंकि उनके ऊपर और नीचे थोड़ा इनएक्सपीरियंस जरूर है, नॉट इन टर्म्स ऑफ टेस्ट क्रिकेट बट ओवरऑल इंटरनेशनल क्रिकेट के एक्सपीरियंस में, क्योंकि उनके ऊपर शायद शुभा सतीश को हम देखेंगे और उनके नीचे शायद जेमिमा रॉड्रिग्स हो सकती है। तो आई थिंक रिलेटिवली इनएक्सपीरियंस बैटिंग ऑर्डर के साथ जब उनको बल्लेबाजी करने का मौका मिलेगा तो ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा उनको शोल्डर करनी होगी। तो हरमनप्रीत कौर के ऊपर शायद नजर रहेगी सबकी। और अगर थोड़ा हम नीचे जाकर थोड़ा देखने की कोशिश करें कि उनके डिसमिसल्स अगर हम देख पाए कि कैसे आउट हुए हैं, क्योंकि रिसेंट पास्ट में अगर हमें याद हो तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो स्वीप का उन्होंने काफी इस्तेमाल करा था। तो आई थिंक स्पिनर्स के खिलाफ वो अगर वो प्री डिटरमाइंड स्वीप शॉट खेलते खेलते भी आउट हुए थे, मुझे याद है वो ऑस्ट्रेलिया ने तो उनके खिलाफ अच्छा वो प्लॉट भी करा था एक डिसमिसल। आई थिंक उनको थोड़ा स्वीप से बचकर रहना होगा जब वो स्पिनर्स के खिलाफ बल्लेबाजी करेंगे। बट यहाँ पे अगर हम बाइफर्केशन भी देखें तो सबसे ज्यादा ऑब्वियसली कॉट परसेंटेज रहा है उनका, तो ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि बोल्ड एलबीडब्ल्यू अगर ज्यादा रहे तो प्रॉब्लम होता है किसी भी बल्लेबाज के लिए कि शी इज नॉट एबल टू मीट द बॉल, या फुट मूवमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। बट आई थिंक इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कॉट उनका सबसे ज्यादा परसेंटेज रहा है। उसके बाद अगर पेसर्स और स्पिनर्स का अगर हमें बाइफर्केशन मिले कि हरमनप्रीत कौर को कौन से टाइप ऑफ बॉलर ने आउट करा है, आई थिंक वो भी काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। ये स्पिन के खिलाफ है क्या ये? जी, ये 111 स्पिन के खिलाफ है। ओके, एंड स्पिनर्स के रिमेनिंग खिलाफ उनका वो 73 डिसमिसल्स हुआ है बाय कॉट। ओके, और पेसर्स के खिलाफ अगर हम उनका डिसमिसल्स देखें तो मेरे ख्याल से स्पिनर्स ने उनको ज्यादा दफा आउट करा है, ऐसे मुझे लगता है जी, यार।
मार्जिनल डिफरेंस ज़रूर है, बट आई थिंक जैसे कि मैंने वो स्वीप की बात करी थी, जो भी हमारे व्यूअर्स आई थिंक जिन्होंने अगर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को अगर टेस्ट मैच देखा होगा तो आपने देखा होगा कि हरमनप्रीत कौर लाइक काफ़ी प्री डिटरमाइंड स्वीप शॉट्स भी खेल रहे थे। आई थिंक वो उनका आई डोंट थिंक इतना बड़ा स्ट्रेंथ है, बट अगर उन्होंने उसके बाद, क्योंकि 6 महीने हो गए उस टेस्ट मैच को, बट उसके बाद अगर उसके ऊपर काम करा होगा स्वीप शॉट्स के ऊपर, तो आई थिंक देखने में मजा आएगा। क्योंकि आई थिंक उनके साथ ही साथ जेमिमा रॉड्रिग्स ने काफी अच्छा स्वीप खेला था और आई थिंक शी वाज स्वीपिंग हर वे टू सक्सेस। अगर हम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों टेस्ट देखें तो आई थिंक देखना होगा हरमनप्रीत कौर का अप्रोच क्या होता है, बट ऑल इन ऑल आई थिंक ये काफी इंपॉर्टेंट कॉग होंगे इंडिया के बैटिंग व्हील में, तो उनका चलना काफी जरूरी होगा। जी, बैटिंग के साथ साथ तो मैं एक और इंटरेस्टिंग बात तो नोट करना चाहती हूँ कि उनके विकेट्स जो हमने देखे थे कि 5 इनिंग्स में उनके जो 11 विकेट्स उनके नाम दर्ज थे, एंड टेस्ट फॉर्मेट में जो 9 फॉर उन्होंने लिया था अगेंस्ट द साउथ अफ्रीकन साइड ओनली, जो 2014 में आया था, उन्होंने मैच खेला था, उसमें पहली बार उन्होंने 5 विकेट लिए, उसके बाद उन्होंने 4 विकेट लिए। सो वो देखना एक इंटरेस्टिंग फैक्टर हो सकता है। क्या हरमनप्रीत कौर इस बार बॉलिंग करते हैं, एंड बॉलिंग करते हैं तो क्या साउथ अफ्रीकन साइड को जो उन्होंने 10 साल पहले 9 विकेट्स उन्होंने अपने नाम दर्ज किए थे उस 20 विकेट में, तो क्या वो चीज दोबारा रिपीट होती है, क्या वो उसको और बेटर कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड को। सो इट्स गोइंग टू बी अ टफ सिचुएशन देखने में कि इंडियन स्किपर इस चीज को कैसे करते हैं। सो अभी हमने हरमनप्रीत कौर के बारे में बात करी, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्लेयर के बारे में जो कि बेहतरीन ऑलराउंडर है इंडिया की, वो है दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा लोअर मिडिल ऑर्डर में आते हैं, बट उनका अभी हाल में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था, लाइक जो मल्टी डे ट्रॉफी हुआ था इंडिया का, जो उन्होंने बहुत टाइम बाद, समय बाद उन्होंने इस चीज को खेला था, उसमें दीप्ति शर्मा ने 2 10 विकेट हॉल्स अपने नाम दर्ज किए थे। 27 विकेट उन्होंने ओवरऑल 3 इनिंग्स में दीप्ति शर्मा ने उस चीज को किया, एंड 27 विकेट उन्होंने अपने नाम दर्ज करे। दीप्ति शर्मा ने उस समय अगर जो भी मैच हुआ था उनका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, माफी चाहूंगी, इंग्लैंड के खिलाफ, उसमें भी उन्होंने 9 विकेट्स अपने नाम दर्ज करे, एंड वो प्लेयर ऑफ द मैच भी साथ ही साथ बनी थी। तो दीप्ति शर्मा इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग प्लेयर टू सी कि अभी आप हाईएस्ट विकेट टेकर बने थे ओडीआईज में इंडिया के लिए, 6 विकेट आपने अपने नाम दर्ज किए, लास्ट मैच में आपको प्लेयर ऑफ द मैच भी मिला है। तो वो इस चीज को कैसे कंटिन्यू करती हैं, अपना ये जो उनका पेस इस समय चल रहा है कि बहुत अच्छे फॉर्म में है, उसको कंटिन्यू करके वो टेस्ट मैच में कैसा परफॉर्म करती है। सो अंकित, लेट्स हियर दिस फ्रॉम यू कि दीप्ति शर्मा एज अ बैटर एंड एज अ बॉलर दोनों में ज्यादा कंट्रीब्यूशन किस साइड से हम ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं? I think it's very good to see firstly कि ये जो ऑलराउंडर्स आते हैं, and I think we are I think the Indian fans या फिर Indian team is very blessed to have a all-rounder like दीप्ति शर्मा because हर फॉर्मेट में, and I remember time कि 4-5 साल पहले I think a young दीप्ति when she walked into the team, and अभी इतना the experience because ये जो stats हम देख रहे हैं obviously ये 2023 के, जिसमें से obviously उन्होंने 2 ही टेस्ट खेले, उतने सारे टेस्ट मैचेस हाल ही में नहीं खेले, लेकिन उनका अगर हम ओवरऑल एक्सपीरियंस देखें तो ओवर द इयर्स आई थिंक बढ़ता गया, बिकॉज ये जो हम देख रहे हैं कि लगभग 100 के ऊपर टेस्ट T20 मैचेस, लगभग 90 वनडे मैचेस एंड ऑब्वियसली 4 टेस्ट मैचेस जो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड के बीच ही है। लेकिन द गुड थिंग इज कि आई थिंक विकेट टेकिंग एबिलिटी, आई थिंक दैट्स वन थिंग, बिकॉज इस हाल ही वनडे सीरीज में भी उन्होंने विकेट चटकाए थे। एंड ओवरऑल अगर मैं थोड़ा वनडे फॉर्मेट्स की तरफ भी देखूँ, आई थिंक इट प्रोवाइड्स की लगभग 90 मैचेस में आई थिंक शी हैज स्कोर्ड मोर देन 100 विकेट्स, बिकॉज एंड आई थिंक दैट्स वन थिंग विच वी कैन रिलेट मोर टू टेस्ट मैचेस, बिकॉज 50 ओवर्स का फॉर्मेट है, आपको लंबे स्पेल्स डालने पड़ते हैं। एंड बिकॉज टेस्ट मैचेस में भी हालांकि मेरे हिसाब से बहुत अच्छे आंकड़े उनके, बिकॉज 4 मैचेस में 16 विकेट्स लिए, एंड आई थिंक हम अगर बैटिंग के मैं आंकड़े देखूँ तो आई थिंक 7 इनिंग्स खेले जिसमें से लगभग 63 का औसत, आई थिंक विच इज अ वेरी गुड नंबर इन टर्म्स ऑफ अ यंग करियर। एंड जिसमें से ऑब्वियसली 2 अर्धशतक उनके घरेलू आए थे। एंड आई थिंक हाल ही में ही जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एंड इंग्लैंड के खिलाफ जब हमने टेस्ट मैचेस खेला था उस टाइम भी उनका प्रदर्शन अच्छा था। एंड आई थिंक दैट्स वन थिंग, बिकॉज दीप्ति शर्मा आई थिंक शी इज नॉट जस्ट अ प्लेयर, आई थिंक ऐसा लग रहा है कि इंडियन टीम प्लेस विद 12 प्लेयर्स, बिकॉज जो दीप्ति आई थिंक द काइंड ऑफ the facilities I would say that she provides into an Indian team, I think एक बहुत अच्छी फील्डर भी है, तो उस लिहाज से एंड आई थिंक हाल ही में एज यू मेंशन कि उनका फॉर्म डोमेस्टिक में भी काफी अच्छा था, तो आई थिंक दैट इज आल्सो गोइंग टू हेल्प।
एंड ओवर द ईयर्स आई थिंक राइज भी देखने मिली है. बट अगर हम बैटिंग की बात करें यहाँ पे, आई थिंक उनका जो डिसमिसल समरी है जो हम देख सकते हैं, ऑब्वियसली लोअर डाउन दी ऑर्डर आती है एट टाइम्स. एंड हमने ये भी बात करी कि थोड़ा ऊपर बैटिंग करना चाहिए, लेकिन वो जो 100 डिसमिसल्स है उसमें से आई थिंक बहुत सारे कॉट है, बिकॉज ऑब्वियसली जहाँ पे वो बैटिंग करती है आई थिंक शी इज वन ऑफ दोज जो बड़े शॉट्स खेलने की टेंडेंसी है. टेस्ट मैचेस का शायद उतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट आई थिंक द नंबर इज ऑब्वियसली गोइंग टू गेट बेटर. बट आई थिंक दीप्ति के लिए मेजर थ्रेट हो सकता है कि जो साउथ अफ्रीकन की स्पिनर्स आई थिंक इट कैन बी वन ऑफ शान गेस, बिकॉज टेस्ट मैच ऑन ऑब्वियसली, एंड बिकॉज शी इज अ लेफ्ट हैंडर. आई थिंक दैट्स वन थिंग जो उनके खिलाफ जा सकती है. बाकी तो आई थिंक साउथ अफ्रीकन अटैक में से हम देख सकते हैं कि ऐसे कोई बॉलर्स नहीं जो दीप्ति को मेजरली तंग कर सकते हैं, बट आई थिंक शी कैन बी वन ऑफ दोस मेजर थ्रेट. पर आई थिंक अगर इंडिया ये मैच जीता, जो बहुत लाइकली है, आई थिंक आई एम प्रीटी श्योर कि आंख बंद करके मैं बोल सकता हूँ कि दीप्ति शर्मा कैन बी वन ऑफ दोस हु विल स्टैंड आउट थ्रू आउट द टेस्ट मैच. या एंड उनका रिकॉर्ड्स अगर हम देखें कि डिसमिसल वो किस टाइप में हुए हैं, तो 5 बार वो टेस्ट में डिसमिसल हुए हैं, जिसमें 2 बार बोल्ड का परसेंटेज है एंड 2 बार वो कॉट हुए हैं. 2 बार एलबीडब्ल्यू एंड 1 बार वो कॉट हुए हैं. तो वो एक इंटरेस्टिंग देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी जूली ने भी ये चीज मेंशन करी थी कि जब आप एज एन ओपनर एंड आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है जब आप हिटिंग करते हो तो फिर आप कॉट का परसेंटेज आपका थोड़ा ज्यादा होता है, तो बट वो लोअर मिडिल ऑर्डर पे आते हैं एंड वो एट द एंड फॉर द फिनिश एंड प्रोवाइडिंग सम स्टेबल रन्स, वो उस चीज के लिए हैं. तो उस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे, बट उनकी विकेट समरी जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है कि 5 बार उन्होंने बोल्ड किया है एंड 4 बार एलबीडब्ल्यू है. अगर उन दोनों चीजों को जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अगर हम बात करते हैं बॉलर्स की कि जो वो अपने हिसाब से करते हैं, तो उसमें 4 बार एलबीडब्ल्यू एंड 5 बार बोल्ड, तो वो 9 का जो वो एक टोटल बन जाता है. तो दैट मीन्स कि वो उनकी बॉलिंग में समथिंग इज देयर कि प्लेयर्स को थोड़ा प्रॉब्लम होता है उसको जज करने में, एंड मे बी दैट्स अ गुड थिंग क्योंकि वो फेवर में आता है. एंड मल्टी ट्रॉफी में अभी वो रनर अप कैप्टन थे ईस्ट जोन के, तो उस चीज में उनका बॉलिंग से बहुत ही अच्छा प्रदर्शन था. उन्होंने 27 विकेट जो पहले मैंने भी मेंशन किए वो उन्होंने मात्र 3 मैच में लिए थे एंड 2 10 विकेट हॉल्स वो ले चुकी हैं 2 मैचेस में. तो वो भी एक बहुत अच्छा एक उनके लिए चीज है कि एक एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं अभी टेस्ट का. एंड इंग्लैंड के खिलाफ भी बहुत अच्छा खेला, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी उनका बेहतरीन प्रदर्शन रहा, फिर उन्हें इसका भी एक एक्सपीरियंस मिल गया अबाउट द डोमेस्टिक एंड ऑल. सो टेस्ट का काफी अच्छा इस समय चलता आ रहा है. तो दीप्ति शर्मा के बारे में हमने बात करी, अब हम बात करते हैं स्नेह राणा के बारे में कि स्नेह राणा ने भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब भी मैच हुआ तो 7 विकेट उन्होंने दर्ज किए थे, अपने नाम प्लेयर ऑफ द मैच बनी थी. उन्होंने 4 विकेट और 3 विकेट लिए थे दोनों इनिंग्स में. सो वो चीज टोटल करके काफी एक स्नेह राणा का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था. तो उनका थोड़ा स्टार्ट देखते हैं कि टेस्ट में उनका प्रदर्शन कैसा रहा एंड वो कैसा परफॉर्म कर सकती हैं, क्योंकि वो सिर्फ इस पूरी इंडिया ने जो स्क्वाड अनाउंस करी है वो सिर्फ टेस्ट का हिस्सा है, वो ओडीआईज और टी20 में हिस्सा नहीं थे. पर टेस्ट में हम बात करते हैं कि रेड बॉल स्पेशलिस्ट भी उनको बोला जाता है. तो उस चीज में अगर हम देखें कि टेस्ट में उन्होंने 5 इनिंग्स खेले हैं जिसमें उनके 121 रन आए हैं. सो ऑलराउंडर तो वो बेहतरीन ही है एंड 80 नॉट आउट का एक हाई स्कोर भी है उनके नाम. तो दैट मीन्स कि वो बैटिंग के साथ भी शी इज वेरी गुड विद द बैट एज वेल, कि वो उधर से भी स्कोर्स करते हैं एंड 30 का एवरेज है. बट कभी एक इम्पैक्ट की बात होती है कि वो 80 रन भी एक इम्पैक्ट में आए. एवरेज शायद उस चीज को डिफाइन ना कर सके कि, बट एक्सपेक्ट रहता है कि आप अगर इम्पैक्ट उस समय क्रिएट कर गए तो वो काफी फर्क दे देता है. और साथ ही साथ उनके 5 इनिंग्स में उन्होंने 13 विकेट भी लिए हैं, तो शी इज हैंडी विद द बॉल एज वेल. तो उनका हम जल्दी से एक बार डिसमिसल समरी पे नजर डालते हैं कि उनका कैसा परसेंटेज रहता है जब वो विकेट समरी पे बेसिकली कि टेस्ट फॉर्मेट में वो किस हिसाब से विकेट्स लेती हैं. लाइक मोर जैसे दीप्ति का हमने देखा कि बोल्ड एंड एलबीडब्ल्यू का परसेंटेज कॉट के कंपैरिजन में ज्यादा था. तो यहाँ पे अगर टेस्ट का फॉर्मेट देखे तो उन्होंने 13 बार आउट किया है, जिसमें 7 बार कैच का उनका परसेंटेज है एंड एलबीडब्ल्यू और बोल्ड को मिला दे तो 6 बार उन्होंने वैसे इंडिविजुअल परफॉर्म करके आउट किया है. ये भी देखने को इंटरेस्टिंग हो सकता है कि लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड की हम बात करते हैं उसमें वो मोस्ट 13 का जो है वो डिफरेंस कैसे होता है. हाँ, ये देखने में इंटरेस्टिंग है. 11 टाइम्स उन्होंने राइट हैंडर्स को आउट किया है एंड 2 बार लेफ्ट हैंडर्स को.
लॉरा वुलवर्ड की हम बात करते हैं कि अभी वो सेट होते, तो मे बी वो एक अच्छा मैचअप हो सकते हैं स्नेह राणा के खिलाफ, कि वो उनको फेस कैसे करते हैं, क्योंकि आपने ओडीआई सीरीज में अभी तक उनको फेस किया नहीं है। आप अभी उनका स्पेल नहीं समझ पाए हो कि वो कैसे करें, एंड टेस्ट में आप पहली बार उनको फेस कर रहे हो उस फॉर्मेट में, उस रेड बॉल के साथ। सो रेड बॉल से भी काफी चेंजेस हो जाते हैं कि जब आप उसमें परफॉर्म करते हैं, तो लेट्स सी कि कैसा होता है। एंड उनका डिसमिसल समरी भी जो स्नेह राणा का है कि वो मोस्टली बोल्ड हुए हैं, बट I feel that's fair enough for a lower order batter, क्योंकि she's more of a bowling all rounder I feel, and bowling से उन्होंने अपने आप को प्रूव किया अभी ऑस्ट्रेलिया सीरीज में। सो लेट्स सी कि कैसा परफॉर्म होता है। सो ये हमारे इंडिया के 3 प्लेयर्स थे जो हम इस पूरे टेस्ट मैच में देख सकते हैं कि लुकआउट कर सकते हैं कि ये 3 प्लेयर्स काफी ब्रिलियंट परफॉर्म कर सकते हैं, इनसे उम्मीद है क्योंकि इनका रीसेंट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। तो अब हम साउथ अफ्रीका के बारे में बात करते हैं कि साउथ अफ्रीका में डेफिनेटली फर्स्ट पिक लॉरा वुलवर्ड फॉर श्योर, कि उन्होंने अभी परफॉर्म किया है ओडीआई सीरीज में, बहुत ही बेहतरीन था। बट वो एक सेटबैक जो वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज में लेके आए थे कि पहली उनका काफी बहुत अच्छा नहीं गया। लाइक बहुत एक्सपेक्ट करते हैं साउथ अफ्रीकन साइड से कि वो एक स्ट्रॉन्ग टीम है, वो कैप्टन है, वो रन्स बनाए, वो ओपनर है, बट पहली इनिंग्स में 4 रन, दूसरे में 8 रन। तो आई फील वो उनको जज करने में शायद डिफिकल्टी हुई उस ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस को, उस ऑस्ट्रेलियन बैटर को, बॉलर को, आई मीन उनको करने में। तो अब उनके बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कशन करते हैं। तो जूली आपसे बात करते हैं कि इन्होंने 2 ही मैचेस खेले हैं टेस्ट में, बट वो अगर वो ऑस्ट्रेलिया का हटा दें हम, तो फिर भी लाइक शी इज अ एवरेज थिंग इन टेस्ट, बट ओडीआईज और टी20आईज के हम रन्स नजरअंदाज कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो परफॉर्म उन्होंने उस फॉर्मेट में भी किया है। तो रेड बॉल के साथ कंडीशंस डिफरेंट हो जाता है, बट आई फील कि आप में पोटेंशियल है, आप बॉल जज कर सकते हो। तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आई थिंक प्रशस्ति मैं आपसे अग्री करती हूँ यहाँ पे, क्योंकि टेस्ट के आंकड़े देखकर हम बिल्कुल भी लॉरा वुलफर्ड जैसे प्लेयर को जज नहीं कर सकते, क्योंकि ओडीआई और टी20 क्रिकेट के अंदर हमने देखा है कि वो क्या कमाल की बल्लेबाज रही है साउथ अफ्रीकन टीम के लिए। और टेस्ट मैचेस हालांकि केवल 2 ही खेले, और मेरे ख्याल से पिछला जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और उसके पहले जो इंग्लैंड के खिलाफ, मेरे ख्याल से ये 2 टेस्ट मैचेस में ही उन्होंने भाग लिया था। तो ऑब्वियसली 2 टफ ऑपोजिशन के सामने और दोनों अवे टेस्ट मैचेस का ये रिकॉर्ड है। तो अगर शायद साउथ अफ्रीका के अंदर एक होम टेस्ट मैच अगर वो खेलते तो शायद एक शतक भी हम देख सकते थे उनके आंकड़ों के अंदर। बट ये उनके लिए टेस्टिंग कंडीशन है, और दोबारा अभी जब इंडिया के खिलाफ ये खेलने उतरेंगी, दोबारा फॉरेन कंडीशन होंगे, तो आसान नहीं होने वाला है उनके लिए। बट एक बतौर ओपनिंग बल्लेबाज आई थिंक उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है कि अच्छी शुरुआत दे अपने टीम को। पिछले 2 मैचेस में उन्होंने वैसे नहीं किया है, बट ये इनके पास अभी मौका है कि टेस्ट मैच में इंडिया के खिलाफ एक अच्छी शुरुआत दे, और ओडीआई का फॉर्म अगर वो थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड करे, जैसे कि हमने देखा था दूसरे मैच में वो सेंचुरी आई थी उनके बल्ले से, तो वैसे ही कुछ फॉर्म कैरी फॉरवर्ड करे, क्योंकि मोस्टली इंडिया का बॉलिंग लाइनअप है वो सिमिलर होने वाला है। अगर हम देखें ओडीआई क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट को, तो काफी सिमिलैरिटीज होने वाली है। हालांकि जो स्नेह राणा का जो फैक्टर आपने कहा वो एक सरप्राइज फैक्टर हो सकता है लॉरा वुलफर्ड के लिए, बट मोस्टली गेंदबाज सेम होने वाले। तो लॉरा वुलफर्ड अगर हम उनका टेस्ट रिकॉर्ड देखें, डिसमिसल समरी, हालांकि काफी कम सैंपल साइज है, 4 ही इनिंग्स हुए हैं उनके, तो आई थिंक 3 बार कॉट और 1 बार बोल्ड। बट आई थिंक पहली बार वो इंडिया के खिलाफ टेस्ट मैच खेलने वाली है, तो आई थिंक वो स्टैट्स है नहीं हमारे पास। तो अगर हम मैचअप्स की भी बात करें तो कौन सा गेंदबाज उनको तकलीफ दे सकता है, तो वो भी देखने में आई थिंक मजा आएगा। बट जैसे कि आपने स्नेह राणा के बारे में बात करी थी कि उन्होंने राइट हैंडर्स को काफी दफा आउट किया है, तो वो एक शायद मैचअप हो सकता है, स्नेह राणा वर्सेस लॉरा वुलफर्ड। बट उनके अलावा मेरे ख्याल से जब नई गेंद के जो गेंदबाज होंगे, रेणुका सिंह ठाकुर हो, मेघना सिंह को अगर मौका मिलता है तो, नहीं तो पूजा वस्त्रकर, उनके खिलाफ लॉरा वुलफर्ड कैसे खुद को हैंडल करती है वो देखना काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। बट इफ आई एम लॉरा वुलफर्ड, अगर मेरे बल्ले से पहले 5 या 10 गेंदों में वो अगर कवर ड्राइव आ जाए, जो मेरा ब्रेड एंड बटर है, तो उसके बाद मैं डेफिनेटली बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करूंगी। तो लॉरा वुलफर्ड को वही देखना है कि थोड़ा सा संभल के खेले, एक कवर ड्राइव आ जाए, और उसके बाद आई थिंक द स्टेज इज सेट फॉर अ बिग स्कोर। या एंड आपने जूली बात करी कि अगर वो इंडिया के खिलाफ पहली बार खेल रहे हैं तो वो कैसा डिफरेंट कंडीशंस हो सकता है। बट वो जो डिसमिसल समरी पे हमारे पास 4 नाम है, मतलब 4 जो डिसमिसल्स हैं उसमें जो 2 नाम है वो दोनों ही राइट आर्म फास्ट बॉलर्स के बारे में है। तो वो पूजा वस्त्रकर का जो आपने नाम लिया वो डेफिनेटली एक मैचअप हो सकते हैं उनके खिलाफ कि राइट आर्म फास्ट को वो कैसे फेस करती हैं, एंड क्या ये जो रिकॉर्ड है इस चीज को वो ब्रेक करती हैं एंड वो और परफॉर्म करती है, जैसा कि उन्होंने अभी ओडीआई सीरीज में परफॉर्म करके दिया
कि भले ही 4 रन आए थे पहले मैच में, बट उसके बाद अनबीटन 135 तक वो गए हैं. सो इट्स गोइंग टू बी अ टफ बैटल टू सी कि लॉरा वुलवर्ड कैसा परफॉर्म करते हैं. तो अब लॉरा वुलवर्ड के बाद हम एनिका बोश के बारे में बात करेंगे. हमने देखा कि ओडीआई सीरीज में उनका प्रदर्शन थोड़ा साधारण था, उतना ज्यादा परफॉर्म नहीं उन्होंने किया. एंड लास्ट मैच में भी जो उन्होंने टेस्ट खेला था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो दोनों बार उनको वो डक का सामना करना पड़ा. तो वो थोड़ा सेटबैक होता है एक बैटर के लिए कि मेरा मतलब अच्छे से मैं कर नहीं पाई. बट आई फील जब आप सेटबैक झेलते हो तभी आप नए होराइजन्स पे आप राइज कर पाते हो कि हम और से और ज्यादा रन्स बना पाते हैं. एंड वो चीज लॉरा वुलवर्ड ने ही प्रूव करी है कि 4 रन बनाने के बाद 135 नॉट आउट हो गए. एंड इवन हरमनप्रीत ने भी जब पहला ओडीआई मैच था तो शायद 10 रन बनाए थे, बट उसके बाद वो सेंचुरी में उन्होंने कन्वर्ट किया, 103 नॉट आउट में वो गए. तो चेंजेस आते हैं, आप जब सेटबैक लेते हो उसके बाद चेंजेस करते हो. तो एनिका बोश डेफिनेटली एक पिक होंगे कि टेस्ट में हम देखते हैं कि उनका रिकॉर्ड अगर हम उस पर नजर डालें कि वो कैसा है एंड वो कैसा परफॉर्म कर सकती हैं आने वाले टेस्ट पे. सो अंकित, तो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ एनिका बोश एज अ प्लेयर. लाइक वो टेस्ट में हमने देखा है कि वो बॉलिंग भी करते हैं साथ ही साथ. तो वो दोनों चीजों में कि अगर उन्हें बॉलिंग का मौका मिलता है, लॉरा उनको बॉल देते हैं एंड वो चीज परफॉर्म वो करती है, तो वो कैसा कर सकती हैं इस आने वाले टेस्ट मैच में. आई थिंक अगर हम टेस्ट मैच की बात करें तो ऑब्वियसली बहुत सारे मैचेस खेले नहीं है, तो आई थिंक बहुत ही यंग टेस्ट करियर बोलूंगा मैं. लेकिन आई थिंक अब इट विल बी अ टाइम जहाँ पे अब साउथ अफ्रीकन मैनेजमेंट खासकर गिवन या फिर कैप्टन आई थिंक उम्मीद करेंगे कि बाकी बैटर्स को भी स्टेप अप करना पड़ेगा. बिकॉज जो पिछली वनडे सीरीज थी बहुत साधारण गई थी इनके लिए भी. एंड पूरा वेटेज अगर सिर्फ लोरा और मारिसन काप के ऊपर रहेगा तो आई थिंक बाकी बैटर्स आई थिंक they won't learn a lot of things, I think, which is a very crucial thing in cricket. And I think Test cricket obviously gives you opportunity because, as I said, I think Test cricket is the best thing about Test cricket is it gives you a second chance because आप गेंदबाजी करने के लिए 2 बार आते हो. सेम गोस विद बैटिंग, 2 बार आपको बैटिंग के लिए मौका मिलता है. लेकिन आई फील कि हर इनिंग्स है जो दोनों इनिंग्स आई थिंक हर इनिंग्स की अहमियत होगी बिकॉज बैटिंग विल बी अ मेजर चैलेंज फॉर साउथ अफ्रीका, जो वनडे सीरीज में भी हमने देखा. एंड अगर हम उनकी बात करें स्टैट्स की तो ऑब्वियसली बहुत सारा 2 ही टेस्ट मैचेस खेले हैं. एंड अगर एक अच्छी चीज़ है कि गेंदबाजी करती है एंड मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इनको ये अच्छी खासी गेंदबाजी कर देंगी इस सीरीज में. माफ करेगा लाइक ये जो वन ऑफ टेस्ट मैच है बिकॉज उम्मीद रहेगी. एंड अगर हम डिसमिसल्स की भी अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं कि वहाँ पे एक नाम है कि राजेश्वरी गायकवाड़, जो काफी हद तक she's likely going to be part of the 11. So that is one thing I think which might worry the management because left arm के सामने obviously Indian conditions में मुश्किल होता है. लेकिन बिकॉज ये जो लेफ्ट आर्म वाला एंगल आई थिंक लेफ्ट आर्म स्पिन बिकॉज राजेश्वरी गायकवाड़ इज मोर ऑफ अ फॉर्मेट स्पेसिफिक प्लेयर, तो एंड जो डिसिप्लिन रखती है अपनी गेंदबाजी में, तो इट वोंट बी इजी टास्क. बट आई थिंक एज यू से एज आई सेड कि ये मौका है उनके लिए भी कि अभी तक सारी जो स्पॉटलाइट है लोरा वॉल्वर्ट और मैरिसन कैप की तरफ, आई थिंक यहाँ पे बाकी बैटर्स को मौका है कि अब आप स्टेप कर सकते हो. एंड आई थिंक इट माइट कि ये जो लोड काफी हद तक इन 1-2 बैटर्स के ऊपर है, अगर इन्होंने भी रन्स बनाए तो एज अ सेट कि एक मौका मिल सकता है साउथ अफ्रीका को मैच जिताने का. एक अच्छी चीज है कि विकेट्स भी लेती है. हमने से कुछ नाम हम इंडियन बैटर्स के देख सकते हैं उसमें ये एक अच्छी चीज है बिकॉज स्पिनर है तो आई एम प्रीटी श्योर, बट इट विल बी इम्पोर्टेंट फॉर हर की सही टप्पे पे बिकॉज इंडियन बैटिंग बहुत बड़ी है. तो एज अ टीम दे विल हैव टू गेट क्लिक, बट मेजर फोकस मेरे हिसाब से इनका रहेगा कि ये बल्लेबाजी कैसे करती है बिकॉज जो डिसमिसल भी हम देख रहे हैं कि तीनों बॉल कॉट हुए, तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इट्स नॉट अ ग्रेट थिंग बिकॉज ऑब्वियसली टेस्ट क्रिकेट में इट ऑब्वियसली कम्स डाउन टू द टेक्निक. एंड ये एक चीज पे सुधार करने का मेरे हिसाब से इनको एक मौका मिलेगा इस टेस्ट में. सो इट विल बी इंटरेस्टिंग कि कैसे लाइकली आई थिंक शी विल बी बैटिंग एट नंबर 3, जो वनडे सीरीज में भी उनका नंबर था. बट मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस बार शी कम्स अप विद अ कमबैक एंड अ रिप्लाई एंड समथिंग दैट शी माइट टेक ऑफ जब ये सीरीज खत्म होगी. या एंड उनका एक और चीज था जो डिसमिसल समरी हमने देखी थी कि वो विकेट्स समरी जो हमने देखी थी वो राइट हैंडर्स के खिलाफ, उन्होंने इंग्लैंड के तीनों राइट हैंडर्स थे उनके खिलाफ ली. सो इंडिया में भी अपार्ट फ्रॉम स्मृति मंदाना अभी काफी बीच में हमारे पास राइट हैंडर्स हैं, तो उनके खिलाफ वो कैसा प्रॉब्लम अगर करते हैं, सो वो एक देखने वाला होगा.
तो लेट्स सी कि एनिका बॉश कैसा परफॉर्म करते हैं, वो अपने वो डक का जो सेटबैक था उससे वो ओवरकम करके कैसा परफॉर्म करते हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट प्लेयर जो कि मसाबाता क्लास है। उन्होंने अभी ओडीआई सीरीज में एक अच्छा प्रदर्शन दिया था बॉल के साथ। उन्होंने विकेट्स लिए हैं हर ओडीआई में, तो उन्होंने डेफिनेटली अपना पार्ट अच्छा प्ले किया। एंड साथ ही साथ वो उन्होंने उनका अगर हम देखें कि उनका जो रिकॉर्ड्स है उस पर अगर हम नजर डालें तो एक फास्ट बॉलर है ये, राइट आर्म। तो इनको टेस्ट में एक टेस्ट मैच इन्होंने खेला है और उसी टेस्ट मैच में इन्होंने 3 विकेट्स अपने नाम दर्ज करे। वो 3 for 85 का एक उनका जो रिकॉर्ड है उसमें 85 रन उन्होंने दिए थे, बट उन्होंने 3 विकेट्स भी लिए थे साथ ही साथ। सो देखने में रिकॉर्ड्स टेस्ट का ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी उन्हें इतना नहीं मिला है, एक ही टेस्ट मैच उन्होंने खेला है, पर बाकी भी अगर हम उनके देखें कि जो वाइट बॉल में फॉर्मेट में जो उनके विकेट्स हैं वो भी एक्सप्लेन करते हैं कि शी इज डेफिनेटली अ गुड साउथ अफ्रीकन बॉलर एंड पेसर हैं। तो एक अच्छा एक मैचअप हो सकता है फॉर द इंडियन साइड कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं। सो लेट्स होप कि साउथ अफ्रीकन साइड इस चीज को कैसे आता है एंड चेंज करके इस ओडीआई के सेटबैक से वो क्लोज करके आगे इस टेस्ट मैच में कैसे रंग लेके आता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर प्लेयर्स एंड हमारा डिस्कशन। सो नाउ लेट्स क्विकली मूव टू द फैंटेसी ऑफ इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट, कि उसमें कैसे हम एक फैंटेसी टीम बना सकते हैं, क्योंकि आप एक ही बार टीम बना रहे हो एंड दो इनिंग्स में आपको मौका है, तो वो चीज सोच के एक टीम बनाई है कि लेट्स होप कि वो कैसा टीम चेंज होता है। सो लेट्स हैव अ लुक एट द फैंटेसी टीम। एंड अगर हम बात करें फैंटेसी की, तो आई थिंक इट इज़ वन ऑफ दोस, एज प्रशस्ति ने मेंशन किया कि 2 इनिंग्स होते हैं एंड थोड़ा मुश्किल होता है बिकॉज आपको दोनों इनिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनानी होती है। लेकिन हमारी फिलहाल की जो फैंटेसी है जिसमें ऑब्वियसली विकेट कीपर्स में ऋचा घोष, बिकॉज इन्होंने भी बहुत सारे टेस्ट मैचेस नहीं खेला है, एक ही टेस्ट मैच में उन्होंने अर्धशतक मारा था, नंबर 4 पे बैटिंग करती है। आई थिंक बहुत छोटा सा ग्राफ है जज करने के लिए, लेकिन आई थिंक विकेट कीपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पॉइंट्स देगी तो बहुत यूटिलिटी प्लेयर बन जाती है। एंड अगर हम बैटर्स की बात करें तो यहाँ पे 4 बैटर्स हमने चूज किए, जिसमें से 2 इंडियंस है। स्मृति मंदाना, हाल ही फॉर्म इतना अच्छा है, अगर खासकर कि इंडिया बैटिंग फर्स्ट करती है तो यू कैन ऑब्वियसली थिंक अबाउट हर एज वेल, बट बिकॉज दीप्ति शर्मा इस साइड में है तो आई थिंक थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट आई थिंक वाइस कैप्टन से के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप सोच सकते हो। उसके अलावा हरमनप्रीत कौर, आई थिंक इनका भी बैटिंग के थोड़े ऑब्वियसली हाई स्कोर उनका 49 का, लेकिन आई थिंक जो अनुभव लेके आ रही है और हाल ही में शतक भी मारा है एंड रिसेंट फॉर्म काफी अच्छा है एज ए सेट। एंड क्योंकि गेंदबाजी करती है, अगर जरूरत पड़ेगी तो हो सकता है कि शी कैन रोल हर आर्म्स, एंड आई थिंक इनके पास काबिलियत है, इनके पास शी हैज अ 9 for 2 हर नेम, जो ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही आता, तो अगेन मल्टी डायमेंशनल प्लेयर की कैटेगरी में आती है, बिकॉज गेंदबाजी भी करती है, जिसके चलते फैंटेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि आपको 120 से 140 पॉइंट्स आई थिंक हरमनप्रीत कौर दे सकती है। लोरा वॉल्वर्ट, आई थिंक जो साउथ अफ्रीकन ओपनर है, आई थिंक उनका भी हाल ही फॉर्म बहुत अच्छा है। पिछले 5 अगर मैचेस देखे तो लगभग 237 का उनका औसत है। ऑब्वियसली वो वनडे फॉर्मेट था, लेकिन जब आपके पास अच्छा फॉर्म होता है, आप कोई भी फॉर्मेट हो उसमें रेप्लिकेट कर पाते हो, तो मेरे हिसाब से आई थिंक शी विल बी द की टू साउथ अफ्रीकन बैटिंग यूनिट। लेकिन फैंटेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ओपनिंग करती है एंड तकनीकी रूप से ऑब्वियसली शी इज वेरी गुड, जो हमने हाल ही सीरीज में भी देखा था। एंड बॉश, आई थिंक हालांकि इनका बॉश का नाम बैटर्स में आता है, लेकिन क्योंकि इनका भी लगभग हरमनप्रीत कौर जैसा सिमिलर है कि थोड़ी गेंदबाजी आपको मिलती है, टॉप ऑर्डर बैटर, तो उसके चलते एंड टेस्ट मैच में ऑब्वियसली टॉप ऑर्डर बैटर्स की बैटिंग इज डेफिनेटली की आ जाती, तो आप उम्मीद कर रहे हो कि दोनों इनिंग्स में मिलकर अच्छे रन अगर इन्होंने बनाया और अगर विकेट्स लिए, तो आई थिंक एक बहुत अच्छा फैंटेसी नंबर आपको या फिर फैंटेसी पॉइंट्स आपको इनके चलते मिल सकते हैं। उसके बाद विकेट कीपर और बैटर्स के बाद हमने हमारे फैंटेसी पिक्स के अंदर 5 ऐसे ऑलराउंडर्स रखे हैं। ऑब्वियस रीजन से टेस्ट क्रिकेट है, तो अगर आप बैटिंग के साथ सक्सेसफुल नहीं हो तो ऑब्वियसली बॉलिंग के साथ आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, और वाइस वर्सा वैसा ही है। तो 5 ऑलराउंडर्स, जिसमें 2 साउथ अफ्रीकन है और 3 इंडियन प्लेयर्स है। तो मारिजान काप, इनका नाम ऑलराउंडर के लिस्ट में जरूर रखा है, बट देखना होगा कि क्या वो बॉलिंग भी करेंगी कि नहीं इस टेस्ट मैच के अंदर, क्योंकि ओडीआई सीरीज जो हुआ था इन दोनों टीमों के बीच, हमने देखा था कि उन्होंने गेंदबाजी नहीं करी थी। शायद कुछ वर्कलोड मैनेजमेंट हो या इंजरी मैनेजमेंट इशू हो सकता है, बट देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या मारिजान काप गेंदबाजी करेंगी, और अगर करती है तो क्या नई गेंद से उनको लॉरा वुल्फार्ड गेंदबाजी देंगी कि नहीं। बट अगर वैसा होता है तो बहुत ज्यादा यूटिलिटी प्लेयर होंगी मारिजान काप।
बट ये काफ़ी गैम्बल हो सकता है, उनको कप्तान रखना चाहिए कि नहीं, बट इसीलिए फ़िलहाल इस फैंटेसी पिक्स के अंदर उनको कप्तानी नहीं दी गई है। बट अगर आपको न्यूज़ मिलती है कि अगर वो गेंदबाज़ी भी करने वाले तो ज़रूर इनको कप्तान रख सकते हो आप। उसके बाद नदीम डी क्लर्क, ये दूसरी साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर इस टीम के अंदर शामिल है। अगेन एक राइट आर्म मीडियम पेस बॉलर है और मिडल ऑर्डर में बल्लेबाजी करेंगी। ओडीआई सीरीज़ में हमने देखा था पहले मैच में उनको मौका नहीं मिला था, बट उसके बाद जब उनको मौका मिला था तब बल्ले के साथ लोअर ऑर्डर में अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया था उन्होंने और काफ़ी यूटिलिटी प्लेयर है बॉल के साथ भी। तो ये 2 साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर्स और उनके बाद 3 इंडियन ऑलराउंडर्स इस फैंटेसी पिक्स के अंदर है। एक तो आई थिंक दीप्ति शर्मा, आई थिंक आर्ग्युएबली वर्ल्ड्स बेस्ट ऑलराउंडर, और टेस्ट फॉर्मेट में भी हमने इस डिस्कशन में भी बात करी थी कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड जो टेस्ट मैच हुआ था पिछले साल दिसंबर 2023 में, तभी उनको प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला था। उन्होंने एक हाफ सेंचुरी लगाई थी और 9 विकेट्स भी चटकाए थे। तो इनको कप्तानी या कैप्टन दिया गया है इस फैंटेसी पिक्स के अंदर, तो ऑब्वियसली डबल पॉइंट्स देंगे अगर दीप्ति शर्मा आपकी कैप्टन है तो। उनके अलावा पूजा वस्त्रकार और स्नेह राणा, हालांकि मेरे प्रोबेबल प्लेइंग 11 के अंदर मैंने स्नेह राणा को रखा नहीं था, बट अगर एक टॉसअप होता है शायद मेघना सिंह या स्नेह राणा के बीच, तो शायद स्नेह राणा को भी मौका मिल सकता है, टेस्ट स्पेशलिस्ट है। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मैच खेला गया था तभी उनको प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला था। तो स्नेह राणा एक काफ़ी अच्छी टेस्ट क्रिकेटर है इंडियन टीम के लिए। और उनके अलावा इस फैंटेसी पिक्स के अंदर है पूजा वस्त्रकर, जो ऑब्वियसली एक राइट आर्म मीडियम पेस बॉलर है। नई गेंद से शायद वो गेंदबाजी कर सकती है टेस्ट मैच के अंदर और लोअर ऑर्डर में काफ़ी यूजफुल रन्स देती है। आई थिंक सिंगल हैंडेडली मेरे ख्याल से वो मैच आपको जितवा सकती है विद बॉल और विद बैट। तो ये 5 ऑलराउंडर्स है इस फैंटेसी पिक्स के अंदर। जी, बॉलर्स में हमने मसाबता क्लास को लिया है, उनके बारे में भी हमने मेंशन किया कि उनका एक्सपीरियंस नहीं है, बट एक मैच में उन्होंने 3 विकेट्स लिए थे, तो शी हैज प्रूवन इनफ एंड उनका वाइट बॉल में भी काफी अच्छा प्रदर्शन है, तो उनको हम एज अ ऑप्शन रख सकते हैं बॉलर्स में। बट साथ ही साथ आपका बैकअप ऑप्शंस में राजेश्वरी गायकवाड़ आ जाएंगे। अगर उनको मौका मिलता है तो आप चेंजेस करके उनको ले सकते हैं। रेणुका सिंह ठाकुर को इस स्क्वाड का हिस्सा बना सकते हैं। तानजिम ब्रिज, जिन्होंने पिछली बार अच्छा परफॉर्म किया था थर्ड ओडीआई में, लॉरा गुलबार्ग के साथ उन्होंने ओपनिंग पार्टनरशिप बनाई थी 102 रन की, तो उनको भी हम एज एन ऑप्शन रख सकते हैं। एंड मलाबा जो कि स्पिनर है, हम उनको भी इस फैंटेसी का हिस्सा बना सकते हैं। सो ये जो हमारा है वो 6 और 5 का हमने सोच के इंडिया एंड उसका हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया था। सो दिस वाज आवर फैंटेसी 11 ऑफ इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका वन ऑफ टेस्ट। आप चेंजेस कर सकते हैं एज रिक्वायर्ड। सो दिस वाज आवर फैंटेसी 11 एंड हमने बहुत इस टेस्ट के बारे में चर्चा करी है। सो आप दर्शकों को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस मैच का कैसा चेंजेस हो सकते हैं। लाइक ओडीआईज में हमने डोमिनेंट परफॉर्मेंस देखा इंडिया का, क्या इंडिया इस चीज को और डोमिनेट करके और टेस्ट को भी अपने नाम करता है जीत के, या फिर साउथ अफ्रीका एक बेहतरीन कमबैक करते हैं फ्रॉम दैट सेटबैक एंड वो इस चीज पे उभर के कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी वो हारे थे, इस चीज को वो चेंज करके कि इंडिया के खिलाफ वो जीत सकते हैं। सो लेट्स सी कि व्हाट हैपेंस। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए एंड प्लीज स्टे ट्यून विद अस। हम साथ ही साथ जो T20I सीरीज होगा उसको भी कवर करेंगे एंड जो टेस्ट का डे रिव्यू होगा वो भी हम जिस दिन मैच का फर्स्ट डे होगा उसी दिन मैच खत्म होने के बाद हम आपको टेस्ट रिव्यू भी यहाँ पे इसी चैनल पे प्रोवाइड करेंगे। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू चेक दैट आउट। Please stay tuned with us and don't forget to like, share and subscribe to Female Cricket. Thank you.